वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक थोड़ा छोटा होने वाला है। क्लास 6 है आज। सामाजिक सॉरी, आज का टॉपिक है टीपू सुल्तान एक शासक के रूप में। पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं अपने टॉपिक। टीपू सुल्तान एक बहुत ही विवादित कैरेक्टर भी है। और जैसा कि मैंने बहुत सारे अपने वीडियोस में थोड़ा बहुत जिक्र करता आया हूँ कि टीपू सुल्तान को एक अच्छे शासक के रूप में देखना चाहिए या एक बुरे शासक के रूप में। तो इस पे हम चर्चा करेंगे, उसके कुछ कामों पे नज़र डालेंगे और कुछ उसके ऐसे चीज़ों कामों पर नज़र डालेंगे जो उसके अकॉर्डिंग हम उस काम के अकॉर्डिंग हम उसको बुरा भी कह सकते हैं। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं टीपू सुल्तान एक शासक के रूप में हमें अच्छा क्यों माना जाना चाहिए, क्यों मानना चाहिए कि टीपू सुल्तान एक अच्छा शासक भी था। तो सबसे पहले हम उसके पहले पॉइंट पे फोकस करते हैं। मैसूर, जहाँ का ये राजा था, मैसूर को शक्तिशाली राज्य बनाना चाहता था, उसको संगठित करना चाहता था। जैसा कि उसी कारण ब्रिटिश से उसका युद्ध हुआ और लड़ते हुए मारा गया है। ये भी याद रखना, टीपू सुल्तान वो पहला शासक भी था जो लड़ते हुए युद्ध में मारा गया। ये मॉडर्न इंडिया की बात हो रही है, ना कि मेडिवल इंडिया की या एंशिएंट इंडिया की। मेडिवल इंडिया में बहुत पृथ्वीराज चौहान को भी बोला जाता है। तो ये भारत के आधुनिक इतिहास का पहला, यानी अंग्रेजों के आने के बाद ये पहला शासक था जिसको युद्ध में मारा गया है। ठीक, तो ये ध्यान देने वाली बात है। किसानों और व्यापारियों से सीधा संबंध बनाया, ये भी एक बहुत अच्छा काम है। यानी बिचौलिए समाप्त हो जाएंगे, जो मध्यस्थ थे वो समाप्त हो जाएंगे। यानी किसानों को उसमें फायदा होगा, घाटा। जाहिर सी बात, अगर डायरेक्ट हम राजा से मिलते हैं तो जाहिर सी बात है वो हमें डायरेक्ट हमसे उससे संबंध स्थापित करेंगे तो हमें फायदा होगा, ताकि हम बिचौलियों को ना कुछ दें। क्योंकि अगर उनसे मिलना है तो हम एक तीसरे को पकड़ा देते, भैया जाओ दे आओ, हम पैसा दे रहा हूँ मिलवा दो मुझसे। तो ये तो इनका शोषण होता है एक तरह से। तो उसने डायरेक्ट खुद ये इसका पहल किया, इसने कि खुद जाकर के इसका पहल किया और किसानों और व्यापारियों से खुद जाकर के मिला और उनसे बोला कि जो भी आपको सहायता या राशि, धनराशि कुछ भी चाहिए होगी वो मुझसे डायरेक्ट बोलें, और बदले में वो कर, वो भाई कोई भी राजा या राज्य या देश तभी चलता जब हम टैक्स पे करें। तो उसके बाद तीसरा उसका काम था पशुओं के नस्ल सुधार का प्रयास। वो आधुनिक उद्योगों की भी स्थापना, आधुनिक उद्योगों की स्थापना यूरोपियन कंपनी के तर्ज पर स्थापित करना चाह रहा था और वो कर भी रहा था। और उसके अलावा जो पशुओं के नस्ल, यानी बहुत प्रकार के पशु जो थे उनसे दूध की, और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी भी साउथ इंडिया में बहुत अच्छा खासा प्रोडक्शन हो जाता है। जिन्होंने मिल्क की क्रांति दी, वर्गीज कुरियन, वो भी साउथ इंडिया से ही आते थे, केरल से ही आते थे। और बहुत सारे लोगों को बहुत सारे ऐसे महान व्यक्तित्व हुए हैं। तो देखते हैं इस चीज़ को, उसने बहुत अच्छे तरीके से ये काम कर रहा था। इस हिसाब से देखें तो अभी भी अच्छा लग रहा है। चौथा पॉइंट अगर देखें, गन्ने और रेशम उद्योग को प्रोत्साहन। यानी आप गन्ने को देखिए, आप एक क्वेश्चन भी है, ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है कि उत्तर भारत से ज़्यादा अच्छा गन्ने की खेती साउथ इंडिया में होती है, दक्षिण भारत में होती है। वहाँ का ज्योग्राफिकल कंडीशन भी अच्छा है, वहाँ पे मोटे मोटे दाने होते हैं और बहुत ही मीठा होता है, जबकि यहाँ की बदले। और पानी की भी ठीक ठाक उपलब्धता है। लेकिन सबसे ज़्यादा नदियाँ इधर होने के बाद भी गन्ने का शिफ्टिंग उस तरफ से हो गई, ये अलग क्वेश्चन बनता है। तो गन्ने और रेशम उद्योग को प्रोत्साहन उसने दिया। फिर उसके विदेश नीति पे चलते हैं। यहाँ उसने कुछ ऐसा कारनामा किया कि हम मान सकते हैं कि काफ़ी विलक्षण और काफ़ी प्रतिभाशाली शासक था। यानी कि यूरोपीय कंपनी तरह की एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना कर रहा था। आपको यहाँ दिख रहा है ये पॉइंट। फिर फ्रांसीसी सहयोग से आधुनिक सेना का निर्माण, ये ध्यान देने वाली बात है। यानी ये आधुनिक सेना की तरफ बढ़ गया था और ये अंग्रेजों को पच भी नहीं रहा था कि ये चीज़ें अब हमारे सामने आकर के खड़ी होंगी। और वो समझ गया था कि हम तभी लड़ सकते हैं अंग्रेजों से जब हमारे पास भी एक कुशल नेतृत्व वाली सेना हो। तो उसने आधुनिक सेना के निर्माण और कहा, ऐसा रिसर्च में भी आया कि उसने मिसाइल भी विकसित कर लिया था। और उसको प्रयास, एक्चुअली यहाँ पे प्रयास लिखा हुआ है कि प्रयास विकसित करने का प्रयास किया, और ऐसा कहा जाता है कि उसने वो काम कर ही दिया था। तो ये आप देख सकते हैं कि यानी विदेश नीति कितनी ताकतवर उसकी है, लग रही है। वैश्विक स्तर पर एक गठबंधन, यानी आज के नेता जैसे G20, G7, इस तरह से कुछ गठबंधन है ना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक उसी प्रकार उसने भी
ऐसा करने का प्रयास किया और कई देशों में अपने राजदूत भी भेजे। और इस हिसाब से देखिए तो वो एक राष्ट्र की शायद सोच रहा था क्या? राष्ट्र के बारे में सोच रहा था शायद। आप लोगों को बताना है कि राष्ट्र के बारे में सोच रहा था कि नहीं। लेकिन मेरा मानना है अभी नहीं, वो नहीं सोच रहा था और उस आगे चल कर के सोचेगा ये इसकी गारंटी भी नहीं है, लेकिन आगे चलकर शायद संभवतः एक और पक्ष बनता है जो मोस्ट पॉसिबल है कि जरूर सोचता। राजदूत भेजे जैसे अफगानिस्तान, फ्रांस, तुर्की, मॉरिशस, अन्य देशों में, इराक वगैरह भी भेजा उसने, तुर्कमेनिस्तान वगैरह इन जगहों पे भेजा उसने। तो विदेश नीति भी आप देख रहे हैं कितना अच्छा है। तो टीपू सुल्तान यहाँ तो बहुत अच्छा दिख रहा है, एक बहुत ही अच्छे किंग के रूप में सामने उभर आ रहा है। क्यों नहीं? अब इस प्रश्न को देखेंगे, इस प्रश्न का उत्तर होगा, पॉइंट को देंगे, केवल स्वयं के क्षेत्र, वो अपने बारे में सोच रहा था। ये बहुत हद तक सही है, क्योंकि वो अगर अब उसके पड़ोसी राज्यों में भी कुछ हो रहा था तो वो कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा था, बल्कि एक राजा का क्या होना चाहिए, भाई पड़ोसी राज्य और अपने क्षेत्र की अगर बात है तो वो हस्तक्षेप जरूर करता, लेकिन नहीं, उसको अपने मैसूर राज्य से ज़्यादातर लगाव था और वो मैसूर राज्य के बारे में ही सोच रहा था। ब्रिटिश से भी भिड़ा तो केवल अपने ही राज्य के हित को लेकर के। तो दूसरा क्या था? भारतीय राज्यों से भी गठबंधन नहीं बनाना, यानी यहाँ गठबंधन विदेश स्तर पर पहुंच रहा है, और जबकि आंतरिक नहीं, अगर आपके देश के अंदर ही अगर वो गठबंधन नहीं है, वो लगाव नहीं है, वो प्रेम नहीं है, तो आप बाहर जाकर के भी उतनी तेजी से आप नहीं पा सकते, क्योंकि जब वो आएंगे अंदर, बाहर से अंदर, वो भी देखेंगे यहाँ अपने आपस में बैठे हुए, तो हमारा भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो भी विदेशी शक्तियाँ, विदेशी गठबंधन बनेगा वो भी अपने अंदर फायदा देगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसे ही प्रॉफिट है, फायदे की तरफ ही देखती है, और अब फायदे की तरफ जब उससे 80% ऐसे देश होंगे जो उसको फायदा पहुंचा सकते हैं, तो तब जाकर के 10 या 20% ऐसे गरीब देशों की मदद के लिए तैयार हो पाती हैं। तो आप जाहिर सी बात है, जहाँ पे फायदा होगा तभी ऐसा हो पाएगा। जब आंतरिक गठबंधन ही ताकतवर नहीं है तो फिर कहाँ किस हद तक टीपू सुल्तान टिकता, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता। हैदर अली और भी और सांप्रदायिक अपने नेचर में माना जाता था कि उसने भी बहुत सारे मंदिरों में और हिंदुओं से थोड़ा उसको नफरत प्रेमी, लेकिन शायद उसके बेटे में वो चीज़ बहुत कम थी, ऐसा कहा जाता है कि उसके बेटे में बहुत कम थी। तो टीपू सुल्तान को भी मंदिरों को तोड़ने द्वारा मंदिर को तोड़ने का आरोप, मंदिरों को तोड़ने का आरोप है। तो ये हद तक सही है कि उसने मंदिरों को तोड़ा, लेकिन एक और बात है कि उसने बहुत सारे हिंदू मंदिरों को बनाने के लिए भी अदा। लेकिन अब ये देखना जरूरी है कि हिंदू वो मंदिर कहाँ थे। जैसे अगर मैं रास्ते में चल रहा हूँ और ये रास्ता है और बीच में मंदिर बनाने की कोशिश की जाए तो वो अच्छा नहीं है, लेकिन ये प्रूव्ड नहीं है कि ये ऐसा था या नहीं था। लेकिन इसने बहुत सारे हिंदुओं की हत्या भी करवाई, ये भी एक प्रूव्ड बात है कि मतलब उसने बहुत बड़े स्तर पर ऐसा करवाया होगा। अब वो फैक्ट किस हिसाब से देखा जाएगा, आप लोग रिसर्च करेंगे और आप लोग पीएचडी वगैरह जो इसमें कर रहे होंगे या फिर कोई जो कर रहा हो वो बता सकता है। कुछ अन्य कारण थे, कुछ अन्य कारणों में जैसे टीपू सुल्तान तो एक विलक्षण शासक था, दिखने में ये जैसा आ रहा है, बिल्कुल है, लेकिन अपने अंदर की घर की चीज़ों को भी वो समेट नहीं पा रहा था, उसको अच्छे से जैसे कहते हैं सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं। यानी उसके अंदर के लोग भी दुखी थे थोड़े बहुत मात्रा में, यानी अंदर के नहीं, उसके खुद के फैमिली के, उसकी बीवियाँ, उसकी वो बच्चे वगैरह जो भी थे, वो भी उस तरह से अपना मतलब योगदान वो नहीं दे पा रहा था। तो ये ऐसा कारण था कि उन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि अपने मतलब कई सारे भाइयों को उसने मरवा दिया ताकि वो राज्य पर अकेला राज्य कर सके। तो अन्य कारणों में ये है। लेकिन टीपू सुल्तान क्या सांप्रदायिक ही था, इसको भी देखा जाएगा, तब जाकर के इसका मूल्यांकन सटीक ढंग से हो पाएगा। तो सांप्रदायिक कहना ब्रिटिश इतिहास लेखन की भूमिका, लाभ किसको होने वाला है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लाभ होगी, कंपनी को लाभ होगा। क्यों भाई? अगर हिंदुओं को अपनी तरफ लेंगे हम, उन तरफ उसकी बुराई करके, तो फायदा तो कंपनी को होने वाला है। तो कंपनी इस चीज़ को अपने फायदे के लिए अपने इतिहास लेखन में यह डलवाया कि टीपू सुल्तान स्वभाव से सांप्रदायिक था। क्या हमारी जिम्मेदारी भी तो बनती है कि हम अपने इतिहास को जाकर खंगालें? अगर ऐसा होगा तो हम उसको खुल कर कहेंगे, बिल्कुल भाई। अगर खुल औरंगजेब को हमने जब उसकी जितना हमने जानने की कोशिश की, उसके इतिहास को जाना, तब हमने उसको बोला कि अपने स्तर पे वो बहुत ज़्यादा खतरनाक व्यक्ति था। औरंगजेब बहुत ही खतरनाक है। जब अकबर पे बात आती है तो अकबर पे हमने बहुत इतिहास वगैरह लिखा, अपने शुरुआत के समय में वो खतरनाक था, बाद में वो जाकर के चेंज हुई, लाइक अशोक। लेकिन अशोक से उसकी तुलना भी नहीं हो पाती जल्दी, क्योंकि अशोक एक ऐसे पीरियड में था और ये एक दूसरे पीरियड में था। वहाँ का सिचुएशन और वहाँ के सिचुएशन में बहुत डिफरेंस था।
ठीक उसी प्रकार टीपू सुल्तान पर भी और रिसर्च किए जाने चाहिए। और मैं ये सबसे कहना चाहूँगा, जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट रिसर्च कर रहे हैं, वो पूरी तरह से उस चीज़ को करें। हमें ना ये लेना है कि वो एक महान था, हमें ये भी नहीं मानना है कि राष्ट्रवादी था, ये अभी मूल्यांकन में पता चलने वाला है। तो ये था, हिंदू मंदिरों को अनुदान भी देता था। आरोप है कि मालाबार में बहुत से हिंदुओं की हत्या की। ऐसा माना जाता है कि मालाबार में जो हिंदू, मालाबार में क्या, अभी मालाबार में युद्ध जब चल रहा था, लॉर्ड वेलेस्ली वगैरह वगैरह, जो आंग्ल मैसूर युद्ध, किस बल पे लड़ा जा रहा था? मसाले व्यापार का बहुत बड़ा योगदान दे रहा था, मसाले यूरोप में बहुत मांग। तो जो मसाला का उत्पादन हो रहा था वहाँ पे, व्यापारी थे, वो ज़्यादातर हिंदू थे। अब हिंदू थे या व्यापारी थे, व्यापारी को क्या चाहिए? लाभ। हम उसको हिंदू ना देकर अगर व्यापारी के रूप में देखें तो ज़्यादा हमें अच्छे पारदर्शी नज़रों से देख पाएंगे कि वो हिंदू नहीं मान करके हमें व्यापारी मानते हैं। तो व्यापारी एक क्या करेगा? वो ना हिंदू देखेगा ना मुस्लिम देखेगा, वो शोषण की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? तो शायद ऐसा कहा गया है, ऐसा लोगों ने अब इतिहास लेखन में है कि टीपू सुल्तान ने व्यापारियों की हत्या की, जो किस गरीब लोग तबके लोगों का बहुत शोषण कर रहे थे। और दूसरा एक रीज़न था कि ये लोग जो मसाले हमें अपने खुद के राज्य को ना दे करके कंपनी के साथ सौदा कर रहे थे, और कंपनी से एक मुनाफा भी कहा। इसका लाभ अभी आगे मिलेगा, तभी उन्होंने उसका जिक्र किया, क्योंकि अंग्रेजों ने बढ़ा चढ़कर क्यों पेश किया। इसका लाभ होने वाला है। अभी बड़े-बड़े जो ज़मींदार आएँगे, रैयतवाड़ी व्यवस्थाओं में अस्थायी बंदोबस्त किया जाएगा, जो भूमि सुधार होगा, उसमें इनका बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। तो इस नज़र, अगर हम फ्यूचर की नज़र से देखेंगे तो ये हत्या व्यापारियों को कराया, यानी एक तरह से वो हिंदू नहीं माना जा सकता कि वो आम जनता भी नहीं मानी जा सकती कि आम जनता का हत्या करवाया। तो एक ये रीज़न बनता है, ये आप लोग भी बताइएगा। तीसरा था, टीपू सुल्तान की सेना में कई पद गैर मुस्लिमों द्वारा भी लिया गया था। खैर वो मुस्लिम शासक था तो बस मुस्लिम को उपलब्धता अधिक होगी, और लेकिन कई ऐसे सदे पद हैं कि जो गैर मुस्लिम लोग भी उसको एक्वायर किए हुए थे। तो ये था। अब उसका मूल्यांकन, ये सब पॉइंट आप लोगों ने ध्यान से समझ लिया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से वीडियोस को आप पॉज करके अपने तरीके से देखिएगा, पॉइंट को भी देखिएगा, तो आप अपने खुद निकाल पाएंगे कि वो कैसा था। आप मूल्यांकन को आप अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। मूल्यांकन न तो देशभक्त न ही सांप्रदायिक था, अपितु एक दूरदर्शी व चतुर शासक अवस्था है, तथा यह मराठाओं के बाद दूसरा शक्तिशाली शासक बनकर उभरा, जो कंपनी को अचंभित कर दिया। जाहिर सी बात है, इसने, आपने देखा, मैंगलोर की संधि करने को मजबूर कर दिया, फिर श्रीरंगपट्टनम, और हारने, एक बार जब वहाँ पे हारा, उसके बाद भी ये चुप नहीं बैठा, यानी कि उनको हराने का प्रयास किया, उसके लिए विदेश में दूत भेजे, विदेश नीति अपनी तैयार किया, मतलब वो लगातार प्रयासरत था। तो कहीं इस हिसाब से एकदम बिल्कुल लगता है कि जो पहले की मराठा थे, उसके बाद अगर कोई उभर कर आता तो वो टीपू सुल्तान आ सकता था। और इसीलिए मैंने यह राष्ट्र की जब बात की, हम फ्यूचर में देखेंगे तो ये शायद राष्ट्र का रूप जरूर ले लेता, राष्ट्र को शायद प्रेम करने लगता, क्योंकि उस जो विजित करेगा एक छोटे राज्यों में, अपने आसपास के राज्यों में, तो उसकी मनोकामना या लालसा जरूर होगी आगे के राज्यों को भी देखा जाए। तो शायद देखता, अगर वो शक्तिशाली इस तरह से काम करता, लेकिन वो पहले ही मारा गया, तो उम्मीद लगभग अब ख़त्म ही हो गई है कि वो क्या करता आगे, क्या नहीं करता, क्योंकि जब वो रहा ही नहीं तो उसके बारे में क्या बात। लेकिन ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला था, और इसको आपने जिस हिसाब से समझा है, आप ज़रूर इसको समझिएगा, और अपना व्यू भी ज़रूर दीजिएगा, और आपने अलग से अगर कुछ जानते भी हैं तो ज़रूर हमें भी बताइएगा, कमेंट में जाइए बताइए, या कहीं भी अपने कॉपी वगैरह में आप लोग खुद इसको देखिएगा। अब आते हैं लॉर्ड वेलेस्ली, अभी हमने कल छोड़ा था उस दिन टॉपिक पे, क्लास 5। वेलेस्ली का अभी अंत नहीं हुआ, अभी उसका टेन्योर खत्म नहीं हुआ था, और अभी एक युद्ध बाकी था जिसको बोलते थे थर्ड आंग्ल मराठा वार। ये एक बहुत ही विवादित युद्ध है, विवादित का कह सकते हैं कि मतलब जो मराठा में थोड़ी रह के चिंगारी उठ रही थी, वो वही थोड़े से चिंगारी और बची है, इसके बाद एक और उसके बाद चिंगारी लगभग समाप्त है। तो मराठाओं के आंतरिक विवाद से, यानी उत्तराधिकार, यशवंतराव होलकर, बाजीराव पेशवा सेकेंड, ये सब लोग आपस में ही लड़ रहे थे, और इसका फ़ायदा ब्रिटिश कंपनी कहीं ना कहीं ले रही थी। दोनों पार्टी से अपना मतलब मत बना करके चल रही थी। जो विरोध कर रहा था वो पेशवाराव बाजीराव सेकेंड ज़्यादा था, क्योंकि वो वास्तव में उत्तराधिकारी वही बन था, लेकिन वो उतना अयोग्य था, और लगभग सारे अयोग्य ही थे। ठीक, तो अयोग्य थे, तो मराठाओं का अपना आंतरिक मामला चल रहा। इसी बीच
1802 में कंपनी व बाजीराव सेकंड यानी बाजीराव पेशवा सेकंड के बीच, पेशवा बाजीराव सेकंड के बीच वेसिन की संधि हो जाती है। वेसिन की संधि हो जाती है क्यों होती है? जब पेशवा बाजीराव, एक युद्ध होता है यशवंतराव और होलकर वर्सेस पेशवा बाजीराव सेकंड, इसमें पेशवा बाजीराव हार जाता है और हार करके अपनी हार को न पचा पान, एक नहीं कह सकते अपने मतलब हार को न पचा पाना, यानी फिर जाकर के उसी चोर से मिल रहे हैं, चोर चोर मौसेरे भाई की तरह वो जाकर के उस चोर से मिल बैठता है जो खुद अपने आप में चोर है और एक दूसरे चोर से आकर के मिल करके अब चोरी करने का प्रयास करेगा। यानी कि दोनों आपस में मिलेंगे और वेसिन की संधि करेंगे और यशवंतराव होलकर को हराने का काम करेंगे। तो ये इस बात पे छूट जाती है, तो वेसिन की संधि हो गई और आगे फिर मामला वगैरह इतना ये युद्ध बहुत ही खर्चीला, इसके शासन में बहुत सारे युद्ध हुए, आपने देखा ही 2-3 युद्ध उसने करवाए और अपने मतलब जो भी क्षेत्र को उसने अच्छा भी काम किया, लेकिन बहुत ज़्यादा खर्चा होने वजह विलेजली को वापस भी बुला लिया जाता है और 1805 में वो वापस चला जाता है। लेकिन विलेजली ने कुछ ऐसे इंट्रोड्यूस किए थे, ऐसे प्रणाली इंट्रोड्यूस किया जो आपने अपने आप को यानी कंपनी को बहुत महत्वपूर्ण रास्ता और बहुत ही महत्व देने वाला है। अब आते हैं सहायक संधि व्यवस्था की कुछ खास बातें। ये जो वही सहायक संधि व्यवस्था है, अब देखेंगे सहायक संधि व्यवस्था की कुछ खास बातें जो उसने प्रणाली लाई। उसका क्या काम था? जीते हुए क्षेत्र में एक ब्रिटिश सेना हो और कर के रूप में भूमि या नकद, ये राज्य पे डिपेंड करता था। यानी कि राज्य छोटा है तो नकद दे रहा है, बड़ा है तो भूमि देगा। उस भूमि पे क्या होगा, वो अपने सेना की टुकड़ी रखेंगे, अपना देखेंगे, और नकद दे रहा है तो उसकी देखभाल के लिए बाहरी रूप से सेना को वहाँ पर स्थापित करना था। दूसरा था विदेश नीति कंपनी के हाथ में। और ये बहुत बड़ी चीज़ होने जा रही है कि विदेश कंपनी किसके हाथ में रहेगी? कंपनी के हाथ में। जब कंपनी यानी उसकी आत्मा को ले ली। इसलिए मैंने तीसरा पॉइंट ये है कि आंतरिक मामले संबंधित राज्य देखें, महत्व मैंने डाला है। कंपनी भारतीय राज्यों के खर्चे पर एक बेहतरीन सेना खड़ी की। विदेश नीति कंपनी आ जाने से राज्य के आत्मा पर नियंत्रण हो गया। यानी कि विदेश नीति, अब राज्य सबसे शक्तिशाली कब होता है? जब उस अपना विदेश नीति खुद स्वयं देखे, आंतरिक मामले नहीं। जैसे अगर हम अभी बारबाडोस वगैरह आज़ाद हुआ, वो उसकी विदेश नीति कौन देख रहा था? यूके देख रहा था। तो वो अपने आप में स्वतंत्र, अपने आप को कब घोषित किया? अभी जल्द ही उसने स्वतंत्र हुआ है और स्वतंत्रता का अपना मतलब जश्न मना रहा है कि हमारा विदेश नीति, हम कॉमनवेल्थ के पार्ट नहीं रहे और हम अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते हैं। तभी तो मज़ा है, जब हमारा आंतरिक मामला और विदेश मामला दोनों हमारे हाथ में हो, तभी तो मज़ा है कि भाई हम अपने विदेशी चीज़ों को, बाहरी चीज़ों को भी खुद स्वयं देखेंगे, अंदर की चीज़ें तो देखेंगे ही देखेंगे। तो ये चीज़ चली जाती है। इसीलिए सहायक संधि प्रणाली बहुत महत्व, ये महत्व यही देगी कि उसने, कंपनी ने मतलब भारतीय राज्यों के खर्चों पर, यानी कि इससे बहुत अच्छा खासा मुनाफा होने वाला है, मुनाफा कमा रही थी और निवेश बढ़ेगा और इससे एक बेहतरीन सेना का भी निर्माण किया इसने। यानी आने वाले, ये पॉइंट मैंने बनाया है एक और अपने से, आने वाले गवर्नर जनरलों को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी क्योंकि एक उनको कुशल सेना भी मिलेगी, उसको जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है सहायक संधि प्रणाली, जो आने वाले हैं उनको बहुत लाभ मिलेगा। और आने वाले को लाभ क्यों मिलेगा? इससे पहले बहुत सारा कारनामा प्रशासन के क्षेत्र में हो चुका है, जैसे न्यायिक सुधार और प्रशासनिक सुधार में न्यायिक सुधार थे और भूमि सुधार जो थे वो सब कर रहे थे। इसकी वजह से वो और अच्छा से काम भी कर पाएंगे। सहायक संधि प्रणाली आपको देखने में कितनी मतलब दिलचस्प लग रही है। तो ये था इसकी सहायक संधि प्रणाली और मित्र संधि वाली प्रणाली, यानी जो सहायक संधि मतलब अब सहायता देकर के दूसरे राज्य को विजित करना, मित्र राज्य बनाना, वो जो मैंने पीछे बताया ही था, मित्र बनाना। और ये 1813 तक, अभी कुछ समय ही बचा है। जब आएगा 1813 तो उस समय क्या स्टार्ट होने होगा? अभी हम लोग वाणिज्यिक चरण में हैं, उसके बाद आएगा औद्योगिक चरण। अब औद्योगिक मतलब खुद उद्योग की स्थापना बहुत सारे करेंगे खुद यहीं और उसका काम करेंगे, उनका उद्देश्य बदल जाएगा
तो जिस तरह से काम अब करेंगे अंग्रेज, यानी अंग्रेजी कंपनी, तो ये बहुत मायने रखती है। तो आज का क्लास इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं और आपसे प्रेरणा लेकर के अन्य वीडियोस भी बना सकूं। अभी मेरा काफ़ी वीडियोस रुका हुआ है। तो थैंक यू।